नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज। आपके साथ मैं हूं मेघना। शुरुआत करेंगे प्राइम एक्सप्रेस के साथ। दिल्ली में विधानसभा चुनाव का ऐलान हो गया है। चुनाव आयोग ने सोमवार दोपहर को प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इसी के साथ राजधानी में आचार संहिता लागू हो गई। दिल्ली में 8 फरवरी को सभी 70 विधानसभा सीटों पर वोट डाले जाएंगे और 11 फरवरी को चुनाव के नतीजों का ऐलान होगा। मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि दिल्ली में विधानसभा का कार्यकाल 22 फरवरी 2020 को खत्म हो रहा है। आपको बता दें कि इसी को लेकर यह ऐलान किया गया है। चुनाव से पहले दिल्ली में लगातार विकास कार्यों का शिलान्यास और उद्घाटन देखा जा रहा है। इसी कड़ी में आज गृह मंत्री और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने डीडीए द्वारा बनाए जाने वाले, आपको बता दें, साइकिल ट्रैक का शिलान्यास किया है। बता दें कि इस परियोजना पर 550 करोड़ खर्च हुए हैं। वहीं इससे पहले दिल्ली साइकिल ट्रैक पर शिलान्यास करते हुए उन्होंने कहा कि मुझे यकीन है कि जब साइकिल ट्रैक प्रभावी होगा और इस योजना के अनुसार चलाया जाएगा तो ये दिल्ली के प्रदूषण को कम करेगा। इस दौरान अमित शाह ने कहा कि दिल्ली में 5 साल की जगह 5 महीने की सरकार चली है। 5 साल में केजरीवाल सरकार ने कुछ नहीं किया, बस 5 महीने में विज्ञापन देकर दिल्ली की जनता की आंख में धूल झोंकने का काम किया। इस दौरान अमित शाह ने यह भी कहा कि दिल्ली के झुग्गी झोपड़ी में रहने वालों से कहता हूं कि आप चिंता मत कीजिए, जहां झुग्गी है वहां मकान इस दौरान उन्होंने केजरीवाल सरकार के खिलाफ हमलावर होते हुए कहा कि भारत विरोधी नारे लगाने वाले छात्रों को सलाखों के पीछे डाला जाना चाहिए। और उन्होंने कहा कि लेकिन केजरीवाल पुलिस को मुकदमा चलाने ने इसके आगे भी कहा। और केजरीवाल जी, आपने दिल्ली में 15 लाख सीसीटीवी कैमरे लगाने का वायदा किया था, जिनको आज भी दिल्ली की जनता ढूंढ रही है कि कहां लगे हैं। इस दौरान अपने संबोधन में अमित शाह ने दिल्ली की केजरीवाल सरकार की जमकर आलोचना की। उन्होंने कहा कि दिल्ली में आप सरकार ने दिल्ली के गरीबों को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया है। केजरीवाल जी, आप सिर्फ अपने राजनीतिक हितों के लिए आयुष्मान भारत योजना को लागू करने नहीं दे रहे। दिल्ली की जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में एक बार फिर से हिंसा भड़क गई। रविवार देर रात को कुछ नकाबपोश हमलावरों ने यहां पर छात्रों और फैकल्टी मेंबर्स पर हमला कर दिया, जिसमें 2 दर्जन से ज्यादा छात्र घायल हो गए। वहीं जेएनयू के मामले पर दिल्ली पुलिस ने दंगा करने और पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाने का मुकदमा दर्ज कर लिया है। यह मुकदमा दिल्ली पुलिस की तरफ से दर्ज कराया गया है और घटना की जांच के लिए ही टीम बना दी गई है। जेएनयू में जो हिंसा हुई उस पर विपक्ष ने एक साथ मौन समर्थन के बिना हो सकता है। सुरजेवाला ने ट्वीट किया कि जेएनयू हमले से साबित होता है जेएनयू कैंपस पर हमला पूर्व नियोजित था। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में जो हिंसा हुई उस पर राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। मोदी सरकार पर
हमलावर रहने वाले शिवसेना नेता संजय राउत ने एक बार फिर से जेएनयू हिंसा के बहाने सरकार को घेर लिया है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार अभी नागरिकता संशोधन एक्ट में बिजी है, दूसरी ओर छात्र अपने ही देश में सुरक्षित नहीं। साथ ही संजय राउत ने यह भी कहा कि पिछले 5 साल में ही जेएनयू को निशाना बनाया जा रहा है। जेएनयू ने हमें नोबेल प्राइज विनर दिए हैं, कई ऐसे बड़े स्कॉलर्स निकाले हैं जिन्होंने देश का नाम रोशन किया है और आज देश में ही छात्र सुरक्षित नहीं है। गृह मंत्री ने जांच बैठाने की बात की है, लेकिन हमलावर कौन है और हिंसा के पीछे कारण क्या है, ये जांचना होगा। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में रविवार को हुई हिंसा के बाद स्थिति गंभीर हो गई है। घटना पर दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष मनोज तिवारी ने कहा कि परीक्षा देने के लिए स्टूडेंट्स रजिस्ट्रेशन करा रहे थे। रजिस्ट्रेशन कराने वाले स्टूडेंट्स को परीक्षा का विरोध कर रहे कुछ लड़कों ने हॉस्टल में घुसकर मारा है। मनोज तिवारी ने कहा कि ये कहीं से भी उचित नहीं है, ये बहुत दुखद है और कुछ लोग जानबूझकर इसे राजनीतिक हवा दे रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी इस घटना की कड़ी निंदा करती है और सख्त जांच की मांग भी करती है ताकि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से बीएसपी के प्रतिनिधिमंडल ने मुलाकात अमरोहा के प्रभारी मंत्री ने बीजेपी कार्यालय में नागरिकता संशोधन कानून को लेकर कार्यकर्ताओं की कार्यशाला को संबोधित किया और उसके बाद नगर के अलग अलग इलाकों में घूम-घूम कर घर घर जाकर जनसंपर्क किया। वहीं इस दौरान विपक्ष पर उन्होंने जमकर निशाना साधा। समाजवादी पार्टी के द्वारा दिए गए पेंशन वाले बयान पर उन्होंने कहा कि आप लोग समझदार व्यक्ति है, देश के नागरिक हैं, आप समझ सकते हैं कि उनकी सोच क्या है। ऐसे लोग देश को तोड़ने का काम कर रहे हैं। कानपुर के श्यामनगर में पुलिस ने एक घर में चल रहे सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ कर दिया है। पुलिस ने मौके से संचालक और संचालिका समेत 9 को गिरफ्तार किया है। इसके बाद पुलिस ने लगातार मिल रही शिकायतों पर कार्रवाई करते हुए इस रैकेट का भंडाफोड़ किया। फिलहाल पुलिस ने सभी पकड़े गए आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर उन्हें जेल भेजने की तैयारी कर ली है। ग्रेटर नोएडा में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है, जहां पर पुलिस ने 2 इनामी बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने इनके पास से करीब 4 टन सरिया, 1 ट्रक, 1 बाइक और 1 तमंचा बरामद किया है। बता दें कि दोनों इनामी बदमाश कई संगीन वारदातों में फरार चल रहे हैं, जिनकी तलाश के लिए पुलिस ने कई टीमें बना दी हैं। फिलहाल पुलिस ने दोनों इनामी बदमाशों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। बांदा के नरैनी कोतवाली थाना क्षेत्र में जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन की संयुक्त कार्रवाई के दौरान आपको बता दें कि 80 ओवरलोडेड ट्रकों का चालान किया गया। इस दौरान कई लाख रुपए के राजस्व की वसूली की गई। रामपुर में दहेज को लेकर हत्या का एक और मामला सामने आया, जहां पर दहेज की मांग पूरी न होने पर नवविवाहिता को ससुरालियों ने मौत के घाट उतार दिया है और मौके से फरार हो गए। मृतक के परिवार वालों के मुताबिक दहेज में बाइक और 5 लाख की रकम दी गई थी और डिमांड पूरी न होने पर नवविवाहिता के साथ इस वारदात को अंजाम दिया गया है। शहर के सियाना में सिख समाज और मुस्लिम समाज के लोगों ने भाईचारे की एक मिसाल पेश की है। सिख समाज द्वारा निकाली जयंती के दौरान मुस्लिम समाज के लोगों ने यहां पर खाने और पीने का इंतजाम किया, जगह जगह स्टॉल्स भी लगाए। संभल के इमाम दरगाह में मोहल्ला सादात में आपको बता दें अमेरिका
28 पर कोहरे का कहर देखने को मिला है, जहां कोहरे के चलते एक बस और ट्रक में भीषण टक्कर हो गई। इस हादसे में आपको बता दें, एक शख्स की दर्दनाक मौत हुई है, जबकि 1 दर्जन से ज्यादा लोग घायल भी हुए हैं। सैकड़ों बीघा गेहूं की फसल जलमग्न हो गई है। साथ ही गांव में नहर का पानी घुसने से ग्रामीणों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं फसलों में पानी भरने की वजह से हुए नुकसान की वजह से किसानों में खासा रोष भी है। किसानों ने आरोप लगाते हुए कहा कि इससे पहले भी कई बार नहर ओवरफ्लो हो चुकी है और हर बार शिकायत की जाती है, लेकिन आश्वासन के अलावा कुछ और नहीं मिलता और हर बार इसका नुकसान हमें उठाना पड़ता है। पाकिस्तान के ननकाना साहिब पर हुए हमले के विरोध में आपको बता दें, मुरादाबाद के सिख समुदाय ने एकजुट होकर पाकिस्तान का पुतला फूंका और पाकिस्तान के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और हंगामे की जानकारी मिलते ही भारी पुलिस बल भी मौके पर मौजूद रहा। इस दौरान सिख समुदाय के लोगों ने जिलाधिकारी को प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा है और पाकिस्तान में सिखों के धार्मिक स्थल पर हमला करने वालों के खिलाफ सख्त पुरानी रंजिश के चलते हमलावरों ने पहले कोहरे का फायदा उठाया और उसका गला घोट दिया और निर्मम तरीके से स्वास्थ्य की हत्या की और मौके से फरार भी हो गए, जिसकी जानकारी मिलते ही परिवार वालों में कोहराम मच गया। मामले की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। साथ ही परिवार वालों की तहरीर के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश भी शुरू कर दी।
मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत का आज बाजपुर दौरा रहा, जहां पर सीएम रावत ने 16 करोड़ से बनने वाले एकलव्य आवासीय विद्यालय का शिलान्यास किया। इस दौरान आपको बता दें, सीएम रावत के साथ नैनीताल सांसद अजय भट्ट और क्षेत्रीय विधायक और कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य भी मौजूद रहे। देश के अलग अलग हिस्सों में अब भी एनआरसी और सीएए को लेकर विवाद जारी है। इसी कड़ी में रुड़की में आज भीम आर्मी ने मुस्लिम समाज के लोगों के साथ मिलकर रामपुर की चुंगी पर इकट्ठा होकर सीएए और एनआरसी के विरोध में जोरदार प्रदर्शन किया और केंद्र सरकार से इस कानून को वापस लेने की मांग की। जोशीमठ के औली में लगे अस्थायी टेंट प्रशासन की चेतावनी के बाद हटा दिए गए हैं। क्रिसमस और नए साल के जश्न के लिए टेंट यहां पर लगाए गए थे। अब टेंट हटने से दर्जनों युवा बेरोजगार हो गए। वहीं स्थानीय टेंट व्यवसायियों ने प्रशासन पर भेदभाव का आरोप लगाया। बता दें कि यह जमीन जहां पर टेंट लगे थे वो सेना की बताई जा रही है, जिसमें गर्मी के सीजन में समय समय पर सेना के ट्रेनिंग के कैंप लगाए जाते हैं। और जहां पर है वहां पर वहीं दूसरी ओर टेंट हटाए जाने को लेकर लोगों में काफी नाराजगी है। हरिद्वार में चाइनीज मांझा बेचने वालों की अब खैर नहीं। राष्ट्रीय मानवाधिकार एवं अपराध मुक्त भारत संस्थान ने चाइनीज मांझे की बिक्री को लेकर और उस पर रोक लगाने को लेकर मांग की है। और आपको बता दें कि प्रदर्शन किया गया, जिसके बाद चाइनीज मांझे पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाने के लिए सिटी मजिस्ट्रेट को ज्ञापन भी सौंपा गया। सिटी मजिस्ट्रेट ने भी जनहित के इस मुद्दे को गंभीर रूप से लिया है। इसी के साथ ही कहा कि चाइनीज मांझे की बिक्री पर हमने पिछले साल भी रोक लगाई थी और इस साल भी हम रोक लगाएंगे। और साथ ही उन्होंने अपील भी की, जो कि अभिभावक हैं और बच्चे हैं, उनको भी समझाया जाए कि वो भी चाइनीज मांझे से दूर रहें। वहीं सीएए के समर्थन में आज डोईवाला में एक बैठक का आयोजन किया गया। आपको बता दें, एनआरसी और सीएए के विरोध में जिस तरह से प्रदर्शन किया जा रहा था, उसी को लेकर उसके समर्थन में आज एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जहां पर जनता से संपर्क साधा गया। सोशल मीडिया पर इसकी तस्वीरें भी शेयर की। मसूरी छावनी परिषद की 4 दुकान में आपको बता दें, बेकने कैफे में धोनी ने अपने परिवार के साथ स्नोमैन बनाया। इस मौके पर महेंद्र सिंह धोनी के सुरक्षा कर्मियों ने किसी को भी उनसे मिलने की इजाजत नहीं दी और न ही उनके साथ फोटो खिंचवाने की अनुमति दी। मसूरी में हो रही बर्फबारी से सैलानियों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। बर्फ का लुत्फ उठाने पहले भारी संख्या में सैलानी यहां पर पहुंचे थे, उन्हें अब खासी परेशानियां हो रही हैं। मसूरी में भीड़ को देखते हुए पुलिस ने कोठाल गेट से आगे वाहनों की आवाजाही भी बंद कर दी है। हापुड़ के धौराना सीएचसी में तैनात डॉक्टर से मरीज काफी परेशान है। मरीजों का कहना है कि अस्पताल में मरीजों के साथ हॉस्पिटल स्टाफ बदसलूकी करता है, साथ ही मरीजों को दवाइयां पूरी नहीं दी जाती। इस मामले को लेकर मुख्य चिकित्सा अधिकारी रेखा शर्मा का कहना है कि ये प्रकरण मेरे संज्ञान में आया है। जो आरोप मरीज द्वारा लगाए गए हैं उनको लेकर वो काफी गंभीर है, इसकी जांच की जाएगी। जौनपुर प्रशासन की बड़ी लापरवाही सामने आई, जहां पर नहर का पानी ओवरफ्लो होने से कई एकड़ फसल जलमग्न हो गई है। साथ ही फसल जलमग्न होने की वजह से किसानों में काफी गुस्सा है।
इस मामले को लेकर किसानों ने काफी आरोप लगाए हैं कि नहर की सफाई न होने से हर साल इस तरह की स्थिति पैदा होती है और हर साल प्रशासन से इस मामले की शिकायत की जाती है, लेकिन कार्रवाई नहीं की जाती। ग्रेटर नोएडा से एक अजीब मामला सामने आया, जहां एक शातिर अपराधी गुमशुदा व्यक्ति के परिवार वालों को फोन करके रंगदारी मांग रहा था। पुलिस ने आरोपी शातिर अपराधी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के अनुसार शातिर अपराधी सार्वजनिक स्थान पर गुमशुदा व्यक्तियों की पैम्फलेट से नंबर लेकर परिवार वालों को फोन किया करता और उन्हें छोड़ने की एवज में परिवार वालों से पैसों की डिमांड कर रहा था। फर्रुखाबाद में टेम्पो के भीतर ललुहान चालक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। वहीं लोगों ने मामले की जानकारी पुलिस को दी। इसकी सूचना मिलने पर पुलिस ने शव की शिनाख्त कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। इसी मामले की जानकारी देते हुए एसपी ने बताया कि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। फिलहाल आगे कार्रवाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही की जाएगी और हत्या का जल्द खुलासा कर दिया जाएगा। रुद्रपुर में आवारा पशुओं का आतंक देखने को मिला है, जहां पर मटर की खेती को आवारा पशुओं ने बर्बाद कर दिया है। किसान जितेंद्र सिंह ने कहा कि उनकी 11 एकड़ मटर की खेतों में आवारा पशुओं ने बर्बाद कर दी है। वहीं इस मामले को लेकर किसान ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर जल्द इस मामले को लेकर कार्रवाई नहीं की गई तो वो आत्मदाह कर लेगा। जोशीमठ और औली में हुई बर्फबारी एक बार फिर आफत का सबब बनकर पर्यटकों के लिए सामने आई है। उनके वाहनों पर वो टूट पड़ी है। दिन में बर्फबारी होने से काफी जो पर्यटक वहां पर आए हैं वो परेशान हैं और वापस अपने घर लौट रहे हैं। भारी बर्फबारी के चलते करीब यहां 3 घंटे से ज्यादा समय तक वाहनों की दोनों ओर से लंबी कतारें लगी हुई हैं। औली रोड पर बर्फबारी के चलते लोगों को काफी परेशानी हो रही है। देहरादून से डोईवाला की ओर आ रही एक कार में अचानक भीषण आग लग गई, जिसके बाद कार सवार 3 लोगों ने आनन फानन में कूदकर अपनी जान बचाई। वहीं आग की सूचना पर आई फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। पौड़ी में नशा मुक्त अभियान में पुलिस प्रशासन को एक बार फिर से बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। नशे की धरपकड़ में थाना थैलीसेंट पुलिस टीम ने बगवाड़ी यात्री स्टैंड सड़क पर चेकिंग के दौरान आपको बता दें एक कार से 7 किलो गांजा बरामद किया है। तो फिलहाल के इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम न्यूज।